हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इतिवाला गुरुकुल। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने क्लास से नहीं ले पाई। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था अचानक से। एक्चुअली अचानक से नहीं, 2-3 दिनों से प्रॉब्लम हो ही रहा था, लेकिन आप मेरी कम्युनिकेशन की जो क्लासेस है उसे आप जाके देखोगे तो मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ रहा था कि इतना इतना ज़्यादा डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम है मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, तो मैं आ गई हूँ आपके लोगों के लिए जो है, ओ माय गॉड, पेपर 1 होगा। हाँ, ये ठीक कर दूंगी मैं बाद में। ये पेपर 1 का जो मैराथन है आईसीटी का, आज हम उसे कवर करेंगे। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास। मैं हूँ एक रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान। I have graduated from Malda Women's College and post graduated from the University of Porbongo। उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया है नेट, WB सेट और गेट। चलिए, बड़ी सफलता रोज की बुढ़ियात को सहने के आदत से होती है। ठीक है, बड़ी सफलता रोज की बोरियत को सहने की आदत से आती है। आज का एक पन्ना कल का इतिहास बदल देता है। हर रोज एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ पाओ, खैर हमारी यूजीसी नेट में एक चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे एक दिन में, एक टॉपिक भी आप पढ़ोगे ना तो भी आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाएगा। क्या होता था जब मैं बहुत ज़्यादा एंगेज कर लिया था खुद को बहुत सारी चीज़ों में, किसी किसी दिन में इतना टायर्ड होती थी, मैं फिजिकली इतना टायर्ड होती थी, मेंटली इतना टायर्ड होती थी कि मैं हार मान देती थी। मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता था, रात को मैं 1 घंटा भी पढ़ लेती थी ना, तो मुझे इतना अच्छा नींद आता था कि मैंने खुद के लिए कुछ किया। तो हर दिन का जो स्ट्रगल है उसे आपको करना होगा, आप चाहे या ना चाहे। अगर आप हैबिट्स बिल्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो वो आपके लिए कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चलिए, आज हम क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम एब्रीविएशन करेंगे, जितने भी सारे एब्रीविएशन आपको देखने को मिलता है हम वो करेंगे। उसके बाद हम कुछ स्क्रीन्स जो है वो देखेंगे, वो करना है। टाइप्स ऑफ स्क्रीन हो गया, उसके बाद डिफरेंस हो गया, जैसे कि माउस क्या क्या होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल पार्ट्स किसे हम कहते हैं, टोपोलॉजीज क्या होता है ना। लॉजीज को पढ़ना होगा। टोपोलॉजीज मैंने बाद में भी ऐड किया है। कुछ सारे एक्ट्स हमें पढ़ना है, कुछ सारे टाइप्स हमें देखना है ना। बस इतना ही, उससे बाहर आज उतना डिटेल में जाएंगे भी, अगर कवर कर भी लेंगे लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। पता है, मतलब देखो, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट है तो आप मैराथन्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सिलेबस नहीं हुआ है ना, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रख पाओगे। फिर क्या होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि अब जो क्लास करोगे उसमें से ज़्यादा से चीज़ें आपको आएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप छोटे छोटे क्लास करो, जिसमें 4-5 टॉपिक जो है वो कवर है ऑलरेडी, और आप उसे याद रखो। बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे तो वो थोड़ी आप इंसान ही हो, भगवान नहीं हो, है ना। फिर आपके दिमाग में तो माँ सरस्वती बैठी होगी, ठीक है, तो वो करना नहीं है, याद रहेगा। चलिए देखिए, सीपीयू क्या है, दिस इज कंप्यूटर्स। सीपीयू क्या है देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन प्रोसेसर। सीपीयू क्या है, द मेन प्रोसेसर। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, ऑल द मैथ एंड लॉजिक हमें जो करना होता है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब हम किस में करते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में करते हैं, ठीक है, उसे लॉजिक कहा जाता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट, जैसे कि ट्रैफिक हो गया, कॉप हो गया, जो हम मैनेज करते हैं। क्लॉक स्पीड क्या है, सीपीयू स्पीड मेजर्स इन गीगाहर्ट्ज,
क्लॉक स्पीड हम किससे मेजर करते हैं? गीगाहर्ट्ज से मेजर करते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना हाई प्रोसेसर जो है वो सीपीयू आपका अच्छा होना चाहिए। जितना वो अच्छा होगा, जितना वो स्पीड से चलेगा, वो क्या होगा? अच्छी कंप्यूटर होगी, है ना। यही तो कहते हैं। देखिए मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है आईसीटी में, मतलब प्रैक्टिकल तो ज़ीरो है ना मेरा, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं सीख लूँगी। CPU इज़ नथिंग बट द कंप्यूटर्स ब्रेन। जो आपकी कंप्यूटर है, जिससे ये आपकी कंप्यूटर जो है चलता है, उसे क्या कहते हैं? CPU को क्या कहता है? कंप्यूटर्स ब्रेन। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक मेन प्रोसेसर है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? डज ऑल द मैथ, प्लस माइनस एंड लॉजिक। CU क्या है? जो एक ट्रैफिक है, मैनेजेस डायरेक्शंस एंड फ्लो। क्लॉक स्पीड क्या है? CPU मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। जो CPU है वो मेजर किया जाता है किस में? गीगाहर्ट्ज में। याद रहेगा। कंप्यूटर मेमोरी एंड कोड हार्डवेयर क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि प्राइमरी एंड हाई स्पीड वॉलेटाइल मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब क्या है? जो स्टोर्स डेटा करेंटली बीइंग यूज्ड बाय CPU। वो क्या करते हैं? वो उन सारे डेटास को स्टोर करता है जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, जो अभी तक आपने सेव नहीं किया है। ठीक है, आप जब सेव करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन जब आप काम कर रहे हो, आप कुछ से सर्च कर रहे हो, जब आपके पास बहुत सारे टैब्स है खुला हुआ, तो वो सब कहाँ पर सेव हो रहा है? रैम में, जो कि वॉलेटाइल है, लेकिन वो हाई स्पीड होता है ना। वो क्या है? हाई स्पीड है। याद रहेगा। याद रहेगा। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है मैम? वॉलेटाइल का मतलब ये होता है, अगर आप कंप्यूटर ऑफ कर दोगे बिना सेव किए, तो वो क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा कंप्यूटर में, है ना। उसे ही हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? जो कि परमानेंट होता है, जो आपके पास रहेगा, कंटेनिंग क्रिटिकल सेटअप कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स दिया गया है रोम का, पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होता है जो कि परमानेंट होता है और जिसे हम सेव करके रखते हैं, जिसे हम वी कैन यूज इट अगेन, वी कैन यूज इट लेटर। हम बाद में भी इसे क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। पीरोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे क्या कहते हैं हम? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? ए टाइप ऑफ डिजिटल मेमोरी वेयर द डेटा इज रिटेन परमानेंटली बाय द यूजर आफ्टर मैन्युफैक्चर। पीरोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसे हम क्या कहते हैं? पीरोम कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये क्या है? अ टाइप ऑफ डिजिटल मेमोरी, जो क्या है? एक डिजिटल मेमोरी है, वेयर द डेटा इज रिटेन, जहां पर डेटा को लिखा जाता है परमानेंटली बाय द यूजर आफ्टर मैन्युफैक्चर। रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप बस पढ़ पाओ। ठीक है, आप उसे इरेज नहीं कर पाओगे। एक बार वो आपने स्टोर कर लिया, उसके बाद उसे आप क्या नहीं कर सकते? फिर से यूज नहीं कर सकते, परमानेंट हो गया। EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं दैट कैन बी इरेज्ड यूजिंग स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड रीप्रोग्राम्ड। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि आप इसे फिर से, आपने एक बार सेव कर लिया जो आपको स्टोर करना था। सोचो कि आपको एक मूवी जो है वो आपको सेव करना है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे फिर से यूज करना चाहो तो उसे आपको इरेज करना पड़ेगा, फिर से वहां पर डालना पड़ेगा EPROM में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये करना है।
EEPROM में क्या करना है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो क्या होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली, यूज्ड इन फ्लैश ड्राइव्स। जो क्या होता है फ्लैश ड्राइव्स में क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, याद रहेगा। EEPROM क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिकली। यूज्ड इन फ्लैश ड्राइव्स, जैसे कि क्या है फ्लैश ड्राइव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो रोम, ROM, रोम कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, PROM, EPROM एंड EEROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, चलिए SSD देखिए यहाँ पर कितने तरीके के हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अ न्यूअर faster type of secondary storage device that uses flash memory instead of spinning magnetic disk। जो डिस्क होते थे हम वो डिस्क ना यूज करके हम क्या करते हैं, हम फ्लैश मेमोरीज को यूज करते हैं SSD में, है ना। SSD क्या होता है, आपको बाहर से खरीदना होता है ना। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ट्रेडिशनल बट स्लोअर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा प्रिजर्वेशन। देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, दोनों ही किस लिए यूज होता है, जो हम मेमोरी को सेव करने के लिए यूज करते हैं, है ना। जो हम क्या करते हैं, मेमोरी को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव पहले आया था, अब क्या आ चुका है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि फास्टर है और ये नया है। ठीक है, BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्ट इन माइक्रोचिप सॉफ्टवेयर दैट इनिशियलाइजेज हार्डवेयर एंड बूट्स अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैं जिस लैपटॉप से अभी पढ़ा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा स्लो है, एडिटिंग इसमें हो नहीं पाता है, मतलब मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा जो मेरा डिजिटल स्किल्स है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, तो मैंने दाविंची बोलकर एक जो एडिटिंग ऐप है मैंने कोशिश की कि चलो उसे सीखते हैं। पर इसमें एक मतलब 2 घंटे मैंने उसमें ज़्यादा कुछ करती भी नहीं हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर होता है मेरा, तो मैंने क्या होता है कि कोई बुला रहा है तो मैंने अचानक से कुछ ऐसा बोल दिया जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो मैं सोचती हूँ कि उसे कट कर दूँ, ट्रिम कर दूँ, ताकि आपको क्रिप्स जो है लेक्चर मिल जाए। लेकिन वो क्या करता है कि वो रेंडर करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। सो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो है मेरी इस लैपटॉप का बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, है ना। अभी तो चलो कम चल रहा है। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज इट्स ब्रेन, जो कि कैसे एक्ट करता है, ब्रेन की तरह एक्ट करता है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो कि एग्जीक्यूट करता है कैसे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर की तरह। ALU क्या है, arithmetic logic unit, the specific component within the CPU that handles all mathematical calculations and logical comparisons। जो arithmetic logic unit है वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है ना, CPU के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो कि हैंडल करता है, कौन हैंडल करता है, क्या हैंडल करता है, ये ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जितने भी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, लॉजिकल कंपैरिजंस है, ये सब क्या करते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसे हैंडल करते हैं। ठीक है, CU क्या है, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द CPU दैट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस विद इन द प्रोसेसर। जो हमारे प्रोसेसर है
जो हमारे प्रोसेसर है, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, जो हमारे ऑपरेशंस है उसे फ्लो करते हैं, है ना, विद इन द प्रोसेसर ये फ्लो होता है कि नहीं। कंट्रोल यूनिट सीयू क्या करते हैं, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू डायरेक्ट्स कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस विद इन द प्रोसेसर। आप प्रोसेसर में जो भी काम डाल रहे हो वो सीपीयू किस तरीके से कंट्रोल करेगा, कैसे रिप्लाई करेगा, कितने स्पीड से रिप्लाई करेगा, ये सब कौन देखता है, हमारे जो कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रहे ये हाई स्पीड होता है, प्राइमरी डेटा होता है, लेकिन ये वॉलेटाइल भी होता है। अब जब फ़ोन खरीदते हो तो आप फ़ोन में क्या देखते हो कि इसका रैम क्या है, और देखोगे रैम जितना ज़्यादा होगा फ़ोन का जो प्राइस है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन ज़्यादा दिन तक चलेगा, स्टोरेज ज़्यादा रहेगा रैम का, तो उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, और वो वॉलेटाइल होता है, पर फ़ोन को जो है वो अच्छे रख पाते हैं, है ना। रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ई पी रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है उससे आपको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी को देखना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, देख लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साउंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, वीडियो सब कुछ ठीक है, पर जो है मेरा लैपटॉप पे चार्ज नहीं है, उसे चार्ज पे डालना होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, देख लेती हूँ क्या हुआ। ओके ओके, मेन जो पॉइंट है वही वहाँ से ही वो छूट गया। एक मिनट रुक जाइए, उसे एक बार लगा लेते हैं, नहीं तो फिर ये स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, मैंने दिया है ना, हाँ चार्ज हो रहा है। तो चलिए, एक तो टेंशन गया, हेडेक तो गया, है ना। चलिए, then we have नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड वेब कॉन्सेप्ट्स, ये सब एब्रीविएशन है, और उसके लिए मैंने एक वन लाइनर जो है वो डाला हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स भी नहीं डाला है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि लास्ट में लेकर आऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोशिश की थी कि मैं जो मैराथन है वो लेकर आऊँ 17 दिन का, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अभी मेरे पास जो है वक्त बहुत कम है, और ये जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे कैंपस में रहती हूँ तो ज़्यादा सर होता नहीं है, लेकिन पीछे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, और जो टाइमर है उसे लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मेरी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। अ प्राइवेट नेटवर्क रेस्ट्रिक्टेड, अ प्राइवेट network restricted to a tiny geographic area like single office, home और school। देखिए
अगर किसी स्कूल के अंदर, किसी होम के अंदर और ऑफिस के अंदर आपको छोटा सा एक नेटवर्क सिस्टम बनाना है, जैसे कि मेरे हॉस्टल में जो है वाईफाई फ्री है, वाईफाई इथरनेट ये सब फ्री दिया जाता है, वाईफाई 5G यहाँ पर फ्री है। तो देखिए यहाँ पर कितने वाईफाई है, एक एक विंग्स का, मतलब एक एक विंग्स में कितने रूम रहते हैं, 6 रूम्स है ना। और हर 6 रूम के लिए यहाँ पर 2 वाईफाई है, लेकिन इसीलिए एक एक रूम के लिए आपको 3 वाईफाई मिल जाता है। सारे रूम में यहाँ पर लड़कियाँ है भी नहीं। तो देखिए ये क्या है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क की तरह काम करता है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, a data network designed to span a larger geographical boundary, typically an entire city। अब जब देखिए ये सारे बहुत बड़े बड़े नेटवर्क के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि आप सोचिए ना, रेडियो हो गया या फिर आप इथरनेट ले लो, ये सब बहुत बड़ी जगह जो है कवर करते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, अ लार्ज स्केल नेटवर्क स्पैनिंग अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। आपको इंटरनेट हर एक जगह मिलेगा और इंटरनेट क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, अ शॉर्ट रेंज नेटवर्क सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल पर्सन, टिपिकली यूटिलाइजिंग ब्लूटूथ। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो क्या है, अराउंड अ सिंगल पर्सन। वो कहाँ से, शॉर्ट रेंज नेटवर्क जो है सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल पर्सन, टिपिकली यूटिलाइजिंग ब्लूटूथ या फिर वायरलेस ईयरफोन्स, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब सोचिए हाँ, जैसे कि हम लोग ये वायरलेस जो है ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये दिख रहा है आपको, हाँ ये दिख रहा है। अब देखिए इस पे ना कोई ब्रांड का नेम नहीं है, पता नहीं मतलब क्या ही बोले, तो यहाँ पर कोई ब्रांड का नेम तो है नहीं। और मैंने इसे फ़ोन पे से ख़रीदा था और ये 400 रुपये का आ रहा था, और वहाँ पर मैंने 100 रुपये का एक टोट बैग भी डाला था। उन्होंने बैग तो नहीं दिया, चलो हेडफोन भेज दिया था, और मैं श्योर थी कि ये चलेगा नहीं, ठीक है। पर देखिए ये चल रहा है और मैं कोशिश करूँगी अगर आप में से कोई लेना चाहे, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, कोई वारंटी क्लेम मैं नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत किस्म का मुझे ये मिला है। लेकिन ये जो वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ओके। फिर WLAN, ये क्या है, वायरलेस एरिया नेटवर्क है। ये क्या है, वायरलेस एरिया नेटवर्क, a local network that links devices using wireless distribution methods instead of physical cables, ठीक है। चलिए दूसरी जगह पर हो रहा है मेरा, इरेज कर लेते हैं इन सबको। ये जो है ये वायरलेस नेटवर्क की तरह ही काम करता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस accessible via global internet। जो वाइड एरिया www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, दिस इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ओके। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द स्पेसिफिक यूनिक एड्रेस used to identify and locate a particular resource or web page on the internet, ठीक है। URL क्या है कि ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, लोकेट करता है क्या, पर्टिकुलर रिसोर्स और वेब पेज को ऑन द इंटरनेट, ओके। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइन्ड टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये क्या करता है, ये एक यूनिक नंबर है। IP एड्रेस पता है ना आपको कि हमें IP एड्रेस चाहिए होता है अगर आप चाहते हो किसी डिवाइस को ढूंढना, ठीक है। वो एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है जो क्या करता है, एक डिवाइस को बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़े रखता है। याद रहेगा इतना। IP एड्रेस के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना।
IP एड्रेस हो गया, कितना नंबर रहता है ना रहता है ये सब, IPv4 क्या है, IPv6, ये सब आपको याद करके जाना है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? द इंटरनेट्स फोन बुक दैट ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक google.com into numerical IP address। डोमेन नेम सिस्टम वो क्या है? वो एक डोमेन नेम होता है, ठीक है। DNS डोमेन नेम सिस्टम। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेस टू इंटरनेट। जो हमारे ISP है वो क्या करता है? वो जो इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो होता है वो क्या होता है? वो इंटरनेट की एक्सेस की यहाँ पर बात किया जाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, अ यूनिक फिजिकल हार्डवेयर सीरियल नंबर हार्ड कोडेड इनटू ए नेटवर्क कार्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये क्या है? यूनिक फिजिकल हार्डवेयर है जो एक सीरियल नंबर की तरह आता है, हार्ड कोडेड इनटू ए नेटवर्क कार्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैन्युफैक्चर के समय एक नंबर जो है दिया जाता है, ठीक है। एक मिनट, तबीयत ठीक रखो भाई, एग्जाम है सामने आप लोगों का। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट दैट शील्ड्स प्राइवेट ब्राउजिंग ट्रैफिक फ्रॉम सर्विलेंस। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN। आपका VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ना। अभी तो टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए क्या रहेगा? बंद रहेगा। और डिसेबल मैसेज का जो ऑप्शन है वो भी हटा दिया जाएगा। किस लिए? नीट पेपर लीक ना हो इसीलिए, है ना। तो वो क्या है, कोई कोई कह रहा है कि आप VPN का यूज करो और फिर टेलीग्राम चलाओ, क्योंकि आप प्राइवेट नेटवर्क की जो एक्सेस है उसे ही चेंज कर दोगे, ठीक है। मैक एड्रेस का मतलब यहाँ पर एप्पल मैक की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रहेगा। एप्पल का मैक का मतलब क्या है कि एक यूनिक फिजिकल हार्डवेयर सीरियल नंबर है, जब ये मैन्युफैक्चर होता है उसके साथ आता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे कहा जाता है। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ISP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड वेब स्टैंडर्ड्स। अब देखिए क्या है, ये मैच द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा आता है। देखिए, HTTP का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एस होता है तो वो सिक्योर होता है। अब देखिए, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स पर जाएंगे ना, तो वो क्या किया, वेबसाइट्स पर जाएंगे ना तो वो क्या होता है? वो ब्लॉक कर दिया जाता है, खुद ब खुद क्या होता है कि ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है? क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता है। अब उस ब्लॉक में से जाके आपको पॉपअप से उसे क्या करना होता है? एक्सेस करना होता है। देखा है ऐसा आपने? तो यही प्रॉब्लम होता है HTTP HTTPS का। एस अगर ना हो तो वो सिक्योर नहीं है। वैसे काम करने जाए तो बहुत सेफली करना पड़ता है। FTP क्या है? देखिए यहाँ पर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर मूविंग फाइल्स। जो फाइल्स होते हैं वो जब आप मूव करना चाहते हो बिटवीन अ क्लाइंट एंड ए सर्वर, उसे हम
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि एक नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक है, ASMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल explicitly used for sending out emails। जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल क्या है? यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? सेंडिंग आउट ईमेल्स, जो हमारे ईमेल्स है उसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल होता है। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ओके, POP क्या है? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, एन ईमेल प्रोटोकॉल that downloads messages to a single local device and removes them from the mail server। okay, POP क्या है? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP3 का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये क्या है? ये एक ऐसा ईमेल प्रोटोकॉल है जो डाउनलोड करता है मैसेजेस को टू अ सिंगल लोकल डिवाइस एंड रिमूव्स देम फ्रॉम द मेल सर्वर। ओके, उसके बाद देखिए IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? A modern email protocol that syncs mail directly on the server, ideal for user checking mail across multiple devices। आप सिंक कर लेते हो, है ना? इसीलिए क्या करते हैं, ये जितने भी सारे PPTs मैं बना रही हूँ, इसमें गलतियाँ हो सकती है क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। मैं इसे और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे मैं क्या करूँगी कि मैं PPT के अलावा पढ़ाऊँ, है ना? मैं चाहती हूँ मैं इतना कैपेबल बनूं कि मैं PPT के अलावा भी पढ़ा सकूँ आप लोगों को। तो अभी तो मुझे सेव करके रखना पड़ रहा है, तो ये मैं सिंक कर देती हूँ, मैं अपनी OneDrive पर अपलोड कर देती हूँ, ताकि क्या हो पाए, ताकि किसी भी डिवाइस पर मैं जब लॉगिन करूँ तो मेरे जितने भी सारे PPTs होंगे, वर्ड फाइल्स होंगे, वो सब मेरे पास आ जाए, है ना? ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या है? देखिए, the core conceptual framework of protocols that directs how data is packetized and transmitted online। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? ये एक कोर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है प्रोटोकॉल्स का, जो क्या करता है? डायरेक्ट्स हाउ डेटा इज पैकेटाइज्ड एंड ट्रांसमिटेड ऑनलाइन। जो क्या करता है? ये जो पूरा चीज है, इसे क्या हम करते हैं? कैसे ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लिए इस्तेमाल होता है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। अब देखिए, आईपी एड्रेस के साथ इसे मत क्या करें, डाउट मत कीजिएगा, याद रखना चाहिए। आईपी का मतलब क्या हो सकता है? और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, कहाँ पर गए? हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी enables वॉइस डिलीवरी एंड मल्टीमीडिया सेशंस ओवर इंटरनेट नेटवर्क्स। जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हम एनेबल करते हैं, किस लिए एनेबल करते हैं? वॉइस डिलीवरी के लिए, मल्टीमीडिया सेशंस के लिए ओवर इंटरनेट नेटवर्क्स। उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट्सएप कॉलिंग कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, मतलब उसे हम व्हाट्सएप कॉलिंग थ्रू नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू जितने भी वॉइस कॉल कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से हो रहा है। इंटरनेट के थ्रू हम जब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो रहा है वो। ठीक है, याद रहेगा। व्हाट्सएप पर कॉल करो या फिर आप टेलीग्राम पर कॉल करो, टेलीग्राम पर भी वॉइस कॉल का ऑप्शन आता है, या फिर हमारे जो खुद का जो मैसेजिंग ऐप आया था वो भी देख सकते हो आप, है ना? पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उन्हें भी बेहतर होना पड़ेगा, है ना? आप व्हाट्सएप की जो स्टैंडर्ड है
मैसेंजर की जो स्टैंडर्ड है उससे आपको थोड़ा खुद को आगे लेकर जाना होगा, तभी तो हमारे ऐप चलेंगे। अब हमें 5G इस्तेमाल करते हुए बहुत दिन हो गया है, तो मैं 4G में काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत डिस्टर्ब फील होता है। ठीक है, अब देखिए फाइल फॉर्मेट्स या फिर डेटा सिस्टम में क्या क्या है। देखिए GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या है? यूजर विजुअल यूजर इंटरफेस यूजिंग आइकॉन्स, विंडोज एंड मेनूज इंस्टेड ऑफ रॉ टेक्स्ट कमेंट प्रॉम्प्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या होता है? 7 से 8 बीट कैरेक्टर का होता है, जो क्या करता है? इनकोडिंग सिस्टम, मैपिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स टू बाइनरी कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 से 8 बीट का होता है, जो क्या करता है? इनकोड करता है सिस्टम को। जो टेक्स्ट कैरेक्टर्स को आप डालते हो उसे बाइनरी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है ना? स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखिए JPEG किस लिए इस्तेमाल होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये क्या है? अ पॉपुलर compressed file format primarily utilized for digital photography। जो हमारे पॉपुलर compressed file format है, पॉपुलर compressed file format है, primarily utilized for digital photography। क्यों? बहुत सारी जगह पर ये लिखा होता है ना कि आपको जो फोटो अपलोड करना है वो JPEG या तो फिर JPG के फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, और क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, अ लूजलेस compression image format heavily favored for internet graphics that require a transparent background। ओके, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ग्राफिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड क्या है? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये क्या करता है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ओपन इट। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, the foundational coding language used to structure web pages and their textual components। जो हमारे foundational coding language है, used to structure, वो क्या होता था? structure के लिए यूज होता था web page के लिए, and their textual components के लिए यूज होता था, है ना? उसे हम क्या कहते हैं? hypertext markup language। HTML hypertext markup language। okay, extensible markup language, a flexible markup language designed to store and transport structured data dynamically। oh my god, ये कहाँ पर चला जा रहा है यार? इतना दिन हो गया, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे आदत नहीं पड़ी। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फ्लेक्सिबल मार्कअप लैंग्वेज डिजाइंड, किस लिए डिजाइन किया गया है? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा डायनामिकली। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रहेगा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखिए DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस लिए यूज होता है? स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्राइव एंड अपडेट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड डेटाबेस। जो हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है डेटाबेस का, उसके लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, द स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटा हेल्ड इन रिलेशनल डेटाबेसेस। SQL क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो
डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है SQL, है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्यों? अगर कोई आप में से डेटा एनालिस्ट का, अगर आप में से कोई डेटा एनालिस्ट का अगर काम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? SQL। GIGO क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, अ फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट stating that incorrect or poor quality input will inevitably produce faulty output, right? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब जो कंप्यूटर को देंगे वही कंप्यूटर आपको बाहर देंगे, है ना। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडियन हायर एजुकेशन, क्या क्या आया है एक बार देख लेते हैं। स्वयं जो आपको देखने को मिलेगा, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेपटेल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, नेपटेल हमेशा याद रखिएगा, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IITs एंड IISc। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेस ये प्रोवाइड करते हैं इंजीनियरिंग एंड साइंस में वाया स्वयं में बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब ये लॉन्च कर रहा है, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हो। मॉक्स क्या है? देखिए, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो कि फ्री होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, आप खुद से सीख सकते हो। लार्ज स्केल वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होता है। ओपन टू अनलिमिटेड ग्लोबल एनरोलमेंट, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। नेट क्या है? यहाँ पर देखो, नेट नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, 24/7 डिजिटल स्टोर हाउस डेवलप्ड अंडर डिजिटल इंडिया टू स्टोर एंड वेरीफाई एकेडमिक अवार्ड्स, डिग्रीज एंड मोनोस्क्रिप्ट्स। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, है ना। इतने सारे थीसिस जो आप लोग देखते हो, इतने सारे आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं, किस लिए होता है? हमारे फ्यूचर के लिए होता है। हमें उसे डिजिटली क्या करना होगा? स्टोर करना होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो NDL, ये क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। पहले का क्या था? नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। दूसरा वाला क्या है? NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अ वास्ट ऑनलाइन फ्रेमवर्क होस्टिंग लर्निंग रिसोर्सेस एंड टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड एकेडमिक सिस्टम। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या है? ऑफिशियल मेथोडोलॉजी है जो कि अडॉप्ट किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा ये किया जाता है? ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया एनुअली। दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉलेज शेयरिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। नेशनल स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एडवांस्ड करिकुलर रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, उसे हम क्या कहते हैं? दीक्षा। NIRF याद रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यस। उसके बाद क्या है? इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, an autonomous inter-university center for UGC involved in connecting academic libraries and hosting repositories like शोध गंगा। जो शोध गंगा है उसे हम होस्ट करते हैं, ठीक है। An autonomous inter-university center for UGC involved in connecting academic libraries and hosting repositories like शोध गंगा।
सॉरी मैंने बहुत एलर्जी की जो है ना वो दवाई ली है, वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो ऐसे मत सोचो कि मैम आप तो खुद ही अपने क्लास में पढ़े हो, ऐसा नहीं है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है, जिसके लिए आप एक फैसिलिटी दिया जाता है जहां पर आप अपने सारे जितने भी सारे क्रेडिट्स अर्न किए हैं उसे आप यहाँ पर सेव कर पाओ, डिजिटली सेव कर पाओ, है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग मेमोरी जो है वो थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना। देखिए हमने रोम का तो पढ़ा था लेकिन रैम का हमने नहीं पढ़ा, है ना। रैम हमारे पास दो तरीके का होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम क्या होता है, देखिए ये स्टैटिक इन नेचर होता है, और डी रैम क्या है, ये डायनामिक इन नेचर होता है ना। स्टैटिक रैम फास्टर मोर एक्सपेंसिव and uses flip-flops to store data. It is primarily used to build the CPU's cache memory. Faster, more expensive and uses flip-flops to store data. जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, और क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट इज प्राइमरीली यूज टू बिल्ड द सीपीयूज कैशे मेमोरी। जो मेन मेमोरी होता है जिसके लिए कंप्यूटर कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगा, इन सब के लिए इसे यूज़ किया जाता है। DRAM क्या है, स्लोअर एंड चीपर देन SRAM. It uses capacitors that require constant refreshing to retain data. जो हमारे पास डेटा है उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है ना। ओके चलिए, सो एस रैम हो गया, डी रैम हो गया। एस रैम क्या है, जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। डी रैम क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। स्लोअर एंड चीपर देन एस रैम। इट यूजेस कैपेसिटर्स that require constant refreshing to retain data. This is the standard RAM stick inside your computer. अब देखिए एस रैम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, अभी तो हम लोग एस रैम ही यूज़ करते हैं। An extremely high speed storage buffer placed directly between the CPU and main RAM to hold frequently used instructions, drastically reducing data access time. Extremely high speed storage buffer placed directly between CPU and main RAM to hold frequently used instructions, drastically reducing data access time, etc. इसके लिए हम कैशे मेमोरी का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमने पहले ही पढ़ा है। पीरोम प्रोग्रामेबल, ईपीरोम जो अल्ट्रावायलेट लाइट से आप इरेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी आता है जो कि एसएसडी में यूज होता है। अब हम जो करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में हमने देखा था कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हम पहले यूज करते थे जो कि मैग्नेटिक टेप होता था, है ना। उसके बाद हमने ऑप्टिकल स्टोरेज का यूज किया जहाँ पर सीडी आ गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD ब्लू-रे डिस्क एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो कि फ्लैश में आता है। उसके बाद देखिए आता है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद देखिए क्या आता है, पेन ड्राइव्स एंड फ्लैश मेमोरीज। उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड्स जो कि SD होता है या फिर माइक्रो SD भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, uses spinning magnetic platter and a moving technical head to read and write data. It is cheap for large capacitors but slow and prone to mechanical wear.
अब देखिए ये चीप है, सस्ता तो पड़ता है ना। इसमें क्या यूज होता है, स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स जो है यूज होता है। ओके, मैग्नेटिक टेप, अ लेगेसी sequential access storage system now used almost exclusively for achieving massive amounts of old corporate or institutional data. Optical storage क्या है, uses laser beam to read and write data onto reflective disk by identifying microscopic pits and lands. अब देखिए सीडी पर क्या था, आप बस 700 MB तक ही स्टोर कर पाते थे। 700 MB बहुत ज़्यादा होता था। जब सीडी आता था ना, तब हम क्या करते हैं पता है, हम केबी में डाउनलोड करते थे। केबी में एक सॉन्ग हो गया, उसे हम केबी में डाउनलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब डीवीडी आया, अगर एक लेयर होता था तो वो 4.7 GB का आता था, डुअल लेयर हो गया तो 8.5 GB का आता था। ब्लू रे डिस्क क्या होता था, uses a blue violet laser to achieve higher data density, storing 25 GB to 50 GB। 25 GB से 50 GB तक ही यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लू रे डिस्क कहते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट फ्लैश स्टोरेज, इसे हम क्या कहते हैं, फीचरिंग 0 मूविंग पार्ट्स, मेकिंग इट एक्सट्रीमली फास्ट, durable and highly resilient to physical drops। अगर आप इसे गिरा भी दोगे तो ये टूटेगा नहीं। सॉलिड स्टेट स्टोरेज इसे कहा जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे क्या कहा जाता है, द मॉडर्न स्टैंडर्ड रिप्लेसिंग HDDs in laptops due to vastly superior read and write speeds। ओके, पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव्स क्या है, स्मॉल ultra portable USB storage devices utilizing EEPROM chips। मेमोरी कार्ड्स क्या होता है, SD एंड माइक्रो SD के लिए यूज होता है, जो कि अल्ट्रा कॉम्पैक्ट स्टोरेज होता है, प्राइमरली यूज्ड इन डिजिटल कैमरास एंड स्मार्टफोन। जो किस लिए यूज होता है, स्मार्टफोन्स के लिए यूज होता है, डिजिटल कैमरा के लिए यूज होता है। आपको मेमोरी कार्ड्स चाहिए, है ना। जैसे कि मेरे इस फोन में ये रैम है शायद 6 GB का, रोम है 6 GB का, है ना। और वहाँ पर आपको यहाँ पर देखो जो वॉलेटाइल मेमोरी है रैम, वो क्या है 6 GB का है। उसके बाद रोम कितना होता है, जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, 128 GB का होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मुझे SSD की जरूरत पड़ी है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स की यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मॉनिटर्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस है ना। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, OLD ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर QLED भी आएगा, QLED भी आएगा, ठीक है। अब देखिए कैथोड रे ट्यूब में आपको इस तरीके का जो है स्क्रीन देखने को मिलता था, LCD में इस तरीके का जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम कहते हैं। वहाँ पर आप सच में लिक्विड को फील कर पाओगे, अगर स्क्रीन पर टच करोगे ना तो आपको दिखेगा उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। उसके बाद क्या आया, LED आया, है ना। ये LED का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर QLED है जो कि 4K दिखा रहा है, लेकिन उससे भी बाद क्या आ चुका है, OLED आ चुका है। तो हम QLED और OLED को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप कैथोड रे ट्यूब जो है वो देख लो। ये क्या है, ये लेगेसी bulky and heavy monitors used in early generations. They rely on an electron gun filtering at a phosphor coating screen. They consume high power and emit considerable heat. जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा हीट को क्या करता है, एमिट करता है ना। वो मैंने
मुझे याद है मेरी पापा के मतलब मेरे घर में ना एक ऐसा टीवी था जो कि LG कंपनी का था, वो हमने 2007 में ख़रीदा था, ठीक है। और पिछले साल मुझे याद है हमने उसे ठीक करने के लिए 2000 रुपये जो है वो खर्च किया, क्योंकि मेरी पापा उसे फेंकने नहीं वाले थे। उन्होंने कहा कि इसे ठीक करके ले आओ, नहीं तो फिर इसे ऐसे ही पड़े रहने तो मैंने कहा ठीक है चलो कोशिश करके देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्होंने खुद से 700 रुपये दिए थे ठीक करने के, लेकिन वो फिर भी नहीं चला, है ना, वो फिर भी नहीं चला। फिर हमने चलो छोड़ो होगा नहीं, तो हमने एक LED टीवी ले ही लिया, जो कि मेरे घर के लिए सफिशिएंट है। मेरे घर में 4K QLED टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया, है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? फ्लैट पैनल स्क्रीन दैट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स मैनिपुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल करेंट्स टू ब्लॉक और अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ये एक फ्लैट पैनल ही होता है। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो यूज होता है जो इलेक्ट्रिकल करेंट्स को ब्लॉक करते हैं या फिर अलाउ करते हैं लाइट को पास करने के लिए। इसके लिए क्या ज़रूरत होता है? कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप बैकलाइट की ज़रूरत होता है। ये याद रखिए, LCD में ब्लैक लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और ये कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप की ज़रूरत होता है, ठीक है। ओके, LED में क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड हाईली एडवांस होता है, एनर्जी सफिशिएंट होता है। वर्जन ऑफ LCD मॉनिटर एंड LCD मॉनिटर इंस्टेड ऑफ CCFL जो कि कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप की ज़रूरत होता है। इट यूजेस LEDs फॉर backlighting offering better contrast and a thinner panel and lower energy consumption। अल्टीमेटली जो हमारी बिजली है उसे हमें बचाना है, अगर वो नहीं बचेगा तो ये चलेगा नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? LED कहते हैं, ठीक है। OLED क्या है? ये ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। OLED क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसलिए ये किस लिए यूज होता है? लेटेस्ट टेक वेयर ईच इंडिविजुअल पैनल एमिट्स इट्स ओन लाइट। जो वो खुद का लाइट है उसे वो क्या करता है? एमिट करता है विदाउट रिक्वायरिंग अ स्टैंडअलोन बैकलाइट। It allows for perfect blacks and highly flexible और curved display। उसे हम क्या कहते हैं? OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर OLED और QLED के बीच में जो डिफरेंस है हमें उसे पढ़ना है। यहाँ पर देखिए जो लेबल है, पहले तो देखिए लाइट सोर्स डिस्प्ले। जो आपके टीवी का पैनल है उस टीवी में लाइट कैसे स्प्रेड हो रहा है उसे आपको समझना है। OLED में ईच पिक्सल्स क्रिएट्स इट्स ओन लाइट। हर एक पिक्सल, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, जो हमारे 5 ही तो है शायद, 5 कलर्स है, जिससे हम बहुत सारे कलर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, वो हर एक पिक्सल की खुद की लाइट होती है। लेकिन QLED में क्या होता है? LED बैकलाइट इल्यूमिनेट्स द लाइट, ओके। ब्लैक लेवल क्या है? परफेक्ट एंड ट्रू ब्लैक। पिक्सल्स टर्न ऑफ एंटायरली। जो पिक्सल है वो पूरा बंद हो जाता है। वेरी डार्क ग्रे, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा डार्क है। पिक्सल्स कैन नॉट फुल्ली टर्न ऑफ। जो पिक्सल्स है वो पूरा का पूरा बंद नहीं हो सकता। ब्राइटनेस क्या है? हाई बट लोअर पिक ब्राइटनेस दैन टॉप टायर। OLED में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है पर लोअर पिक ब्राइटनेस दैन टॉप टायर, ठीक है। ये याद मत रखो, ब्राइटनेस तो ज्यादा ही होगा। QLED में एक्सट्रीमली हार्ड होता है और इजीली कॉम्बैक्ट कर सकता है ग्लेयर को। ग्लेयर का मतलब क्या है कि आप इस तरफ से देखो या इस तरफ से देखो, जैसे भी देखो आपको सेम ही दिखेगा। डार्क एंड डिमी लाइट लिट
होम थिएटर्स के लिए OLED परफेक्ट है। ब्राइट लिविंग रूम्स के लिए विथ विंडोज और लाइट्स QLED ज़्यादा अच्छा है। व्यूइंग ओवर नहीं, हमने QLED लिया है, QLED लिया है हमने, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि वो ब्राइट लिविंग रूम्स में दिखा रहा था। हाँ, हमारा QLED टीवी है, बस LED नहीं है। व्यूइंग एंगल्स क्या है? वेरी वाइड विथ नो कलर शिफ्ट। जो एंगल है वो क्या है? वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वहां पर कोई कलर शिफ्ट नहीं देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल्स के लिए आपको देखना होगा कि ये थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है। ग्लेयर तो आपको नहीं मिलेगा, ग्लेयर एकदम नहीं होता है, ठीक है, मतलब स्क्रीन के ऊपर एक ग्लेज देखने को मिलता है, उसे हम ग्लेयर कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं है QLED में। लेकिन कलर वॉश आउट हो जाता है। आप अगर सोचो आप एंट्री ले रहे हो किसी रूम से और उसके ही बाजू के साइड में टीवी लगा हुआ है, तो आप इस एंगल से देखोगे ना, तो हर एक कलर आपको ठीक से दिखेगा नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा आगे जाना होगा, फिर देखना होगा, ठीक है। लेकिन OLED में ऐसा है ही नहीं। ओके, रिस्क ऑफ बर्निंग, slight risk if static images are displayed constantly, virtually immune to burning. Okay, so QLED बेटर है। OLED में आपको बहुत अच्छा विजुअल मिलता है, याद रहेगा। चलो, हाँ, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स चाहिए, लेकिन इसका पिक्चर हमें लेकर आना चाहिए था, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाते। टाइप्स ऑफ माइस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंजिबल इंटेंजिबल पार्ट्स पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन, देखिए ये सब में गलती मत कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एकदम नई टीचर हूँ, है ना तो मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगी नहीं आप लोगों को जो आपके सर के ऊपर से जाएंगे, मुझे पढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि अभी हम बस हमारे जो टीम है वो बिल्ड हो रहा है ना। हमारे जो इतिबाला गुरुकुल का टीम है वो हम बिल्ड कर रहे हैं। हमारे चैनल से भी JRF निकलेगा, ठीक है, बस हमें वेट करना है। तो अभी मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो सिली मिस्टेक जो आप लोग करते आए हो वो ना करे, ठीक है। अब देखिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये क्या है? टेंजिबल पार्ट्स क्या है? ये हार्डवेयर है। ये क्या है? हार्डवेयर है। These are physical electronic components। जो क्या होता है? सर्कुलेट किया जाता है, सर्कुलेट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को दैट मेक अप द कॉन्क्रीट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो टेंजिबल पार्ट्स है जिसे आप छू सकते हो उसे ही आप टेंजिबल कहोगे। जितने भी सारे हार्डवेयर होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, ठीक है। इंटरनल टेंजिबल कंपोनेंट्स भी होता है, जैसे कि CPU सेंट्रल, जैसे कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, रैम चिप्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, है ना, HDD, SSD एंड SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? इंटरनल टेंजिबल कंपोनेंट्स। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल टेंजिबल कंपोनेंट्स। ओके, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स क्या है? कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, माइस, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड प्रोजेक्टर्स। ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल्स है। हार्डवेयर होता है कि इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा क्या? ये सब सामने ही तो होता है, जो आप खुद से, अब देखो ये माउस, मैं इसे टच कर सकती हूँ, तो ये किस में आएगा? टेंजिबल में आएगा। लेकिन ये इंटरनल होगा का नहीं। अब मेरे सोचो मेरे सर में कुछ हो गया, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग जो है घूम गया, मेरा जो इतिबाला गुरुकुल का टीम है वो ग्रो ही नहीं किया 2 साल के बाद, तो क्या होगा? मैं मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा। तब मुझे क्या करूँगी? इसे लैपटॉप को लेकर तोड़ दूंगी, उसके बाद उसके इंटरनल पार्ट्स को मैं टच कर पाऊंगी, है ना। ऐसे भी आप सोच सकते हो। उसके बाद देखो, इनटेंजिबल पार्ट्स से क्या क्या होते हैं जो हम छू नहीं पाएंगे? सॉफ्टवेयर्स हो गया, फार्मवेयर्स हो गया, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, है ना,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? यूज एंड यूजर प्रोग्राम्स लाइक MS ऑफिस, वेब ब्राउजर्स एंड डेटाबेस प्रोग्राम्स, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। फार्मवेयर और डेटाबेस क्या है? बायोस कोड के लिए यूज होता है, जो कि रोम चिप के लिए, डिजिटल डेटा फाइल्स के लिए, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, टैंजिबल पार्ट्स के लिए यूज होता है। टोपोलॉजीज पहले पढ़ेंगे क्या? ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स तो पढ़ना है, टोपोलॉजीज के बाद में पढ़ते हैं क्योंकि उसका पिक्चर है, तो यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले क्या ऐसा कीबोर्ड रहता था? देखिए, the standard most universal used keyboard layout named after the first 6 letters on the top row of alphabet, है ना? QWERTY, जैसे कि मैं जो कीबोर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पर भी QWERTY ये लिखा हुआ है। तो हर एक कीबोर्ड का नेम जो होता है वो कैसे बनता है? जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं उनसे ये कीबोर्ड्स बनते हैं। क्वर्टी लेआउट, ठीक है, ये कहा जाता है। डिवोरक लेआउट एंड ergonomic alternative layout designed to increase typing speed by placing the most frequently used vowels and consonants on the central home row, है ना? यहाँ पर क्या होता है? डोबोरक लेआउट किस लिए यूज होता है? जो कि भावेल्स एंड कॉन्सोनेंट को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपना स्पीड जो है वो बढ़ा पाए, है ना? हमारे जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़े। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स क्या होता है? यूजेस अ कंटिन्यूअस फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट विथ प्रिंटेड प्रेशर sensitive pads underneath the key. They are cheap, quiet, but offer less tactile feedback and a shorter lifetime. मेम्ब्रेन की वर्ड से क्या होता है? जो हम कंटिन्यूअस फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक शीट की तरह हम इसे यूज करें विथ प्रिंटेड प्रेशर सेंसिटिव पैड्स अंडरनीथ द कीज, उसे हम मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड्स क्या होता है? ईच इंडिविजुअल की फीचर्स इट्स ओन डेडिकेटेड फिजिकल स्प्रिंग लोडेड मेटेलिक स्विच। दे आर हाईली ड्यूरेबल, प्रोवाइड प्रोमिनेंट टैक्टाइल ऑडिबल फीडबैक एंड आर परफॉर्म्ड फॉर हेवी टाइपिंग। जब आपको हेवी टाइपिंग करना हो तब आप इसे यूज करोगे, है ना? ये मेटालिक होता है। क्लियर? उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ माउस क्या क्या होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर माउस hinges completely on the tracking sensor technology used to read physical movement, जैसे कि मैकेनिकल या फिर बॉल माउस, अ क्लासिक डिजाइन यूटिलाइजिंग हेवी रबर ट्रैक बॉल ऑन द अंडरसाइड, internal rollers detect the ball's rotation to move the screen cursor. It requires frequent physical cleaning. ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ कर्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस uses a tiny low resolution camera paired with an LED, typically red light, to take thousands of snapshots per second of the surface beneath it to calculate movement vectors. लेजर माउस क्या होता है कि इंफ्रारेड laser diode instead of a basic LED, because coherent laser light tracks deep microscopic surface imperfections. A laser mouse can operate smoothly on highly reflective or glass surface where optical mice fail. Wireless or ergonomic mouse connects via Bluetooth or 2.4 GHz
radio frequency USB dongles and shaped purposefully to prevent repetitive strain injuries like carpal tunnel syndrome. Okay, याद रहेगा. मैकेनिकल और बॉल माउस में क्या होता है, एक नीचे की तरफ क्या होता है, एक रबर बॉल होता है जो मूव करता है और जिससे क्या पता चलता है कि कहाँ पर हमें जाना है, कैसे टाइप करना है. और ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो टाइनी, और एक रेड लाइट यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्टिकल माउस है. ठीक है. लेज़र माउस क्या है, जहाँ पर इंफ्रारेड लेज़र डायोड जो है यूज़ होता है. ओके. और वायरलेस माउस जो होता है, जो कि ब्लूटूथ के इस्तेमाल से चलता है, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी के वजह से चलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, वो भी ले लेना चाहिए. ओके. चलिए, आई होप कि मैंने जितना बोला है ठीक बोला है. अगर कुछ गलती है प्लीज़ कमेंट में बोल देना, मैम आपने ये गलत पढ़ाया है. ओके, मैं वो करेक्ट कर लूँगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा याद रहते ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ जाती हूँ कि मैंने सही बोला है ना. ठीक है. चलिए, टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स, इसका मतलब कुछ नहीं, बस टाइप लिख लो यहाँ पर. टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज एंड प्रोसेसिंग पावर. माइक्रो कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है और सुपर कंप्यूटर्स है. सुपर कंप्यूटर्स क्या है, दिस इज द मोस्ट एडवांस. इंडिया में हमारे पास जो मोस्ट एडवांस कंप्यूटर है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मैसिव highly expensive system designed to process huge volumes of data simultaneously for thousands of users. Universally used large institutions like insurance companies, airlines, banks for heavy transaction processing, they use mainframe computers. Mini computers, mid-size multi-processing computers capable of supporting anywhere from 2 to 200 users simultaneously. They are typically used by small business and data processing. Okay. मिनी कंप्यूटर्स आप देखो क्या है, डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज. दिस इंक्लूड्स योर डेली लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप पीसीज. दे यूज माइक्रो प्रोसेसर. वो क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करते हैं, है ना. जैसे कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप मेरी खुद के लिए मैं यूज कर रही हूँ, तो ये किस में आता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है. सो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम जो कम से कम बहुत एटलीस्ट थाउजेंड्स के लिए यूज हो रहा है. सुपर कंप्यूटर तो सबसे फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, पावरफुल एंड सिक्योर कंप्यूटर होता है, जो के लिए बहुत बड़े पर्पस के लिए यूज होता है. ठीक है. टाइप ऑफ मैलवेयर, कितने टाइप के मैलवेयर्स आपको देखने को मिलता है. यहाँ से PYQ जरूर आएंगे, याद रखो, यहाँ से क्या आएंगे, PYQs. जैसे कि देखो, वायरस की यहाँ पर बोला जा रहा है, मैलिशियस कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू ए लेजिटिमेट फाइल और प्रोग्राम एंड रिक्वायर्स ए ह्यूमन इंटरवेंशन टू एग्जीक्यूट एंड स्प्रेड. जो कोड है वो किसी लेजिटिमेट फाइल के साथ और प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर लेगा और ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगा. उस लिंक पर या फिर फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा या और आपके लैपटॉप में, पीसी में जो है स्प्रेड कर जाएगा. वर्म क्या है, ऑन द अदर हैंड द स्टैंडर्ड piece of malware that self-replicates, spreads automatically across a network without requiring any human interaction. वर्म जो है वो एक मैलवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ऑटोमेटिकली ये स्प्रेड कर जाता है नेटवर्क के थ्रू, जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है ना. उसे ही क्या कहा जाता है, वर्म कहा जाता है. उसे हम वर्म कहेंगे. वायरस के लिए आपको चाहिए, आप लिंक पर क्लिक करोगे,
फाइल को ओपन करोगे, लेकिन वर्म के लिए इसका ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता। ट्रोजन हॉर्स, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड disguised as a completely safe and legitimate program, जो क्या करते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, ये लेजिटिमेट प्रोग्राम है, ठीक है। टू ट्रिक द यूज इनटू इंस्टॉलिंग इट, जो आपको क्या करेगा, आपको फ्री गेम देगा, फेक एंटीवायरस यूटिलिटी देगा, आपसे क्या करवाएगा, इंस्टॉल करवाएगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर आप उसे ट्रोजन हॉर्स कहोगे, जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर से ये आता है और जो बिल्कुल सेफ दिखता है, लेजिटिमेट दिखता है, वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। रैंसमवेयर कैसे हम पहचानेंगे, सॉफ्टवेयर दैट इनकरिप्ट्स अ यूजर्स क्रिटिकल फाइल, लॉकिंग देम आउट ऑफ देयर ओन सिस्टम, डिमांड्स ए फाइनेंशियल पेमेंट, रैंसम पेमेंट टू रिस्टोर एक्सेस, उसे हम कहते हैं रैंसमवेयर। जहां से सोचो मेरी लैपटॉप को किसी दूसरे यूजर ने लॉक कर दिया और मुझे कहने लगा कि कम से कम 5,000 लेकर आओ, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है ना देने की, लेकिन मैं वो भी नहीं दे सकती। मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी सारी डेटा है आप उसे डिलीट कर दो, नहीं तो फिर मैं लेकर जा रही हूँ कंपनी के पास, वो करवा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रैंसमवेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना, डेटास जो है आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे, लोगों के पास जाओगे, तो या तो फिर वो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो वो रैंसमवेयर में आता है। स्पाईवेयर में क्या होगा, सिक्रेटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विदाउट कंसेंट टू क्वाइटली मॉनिटर यूजर की स्ट्रोक्स एंड ब्राउजिंग हैबिट्स एंड पर्सनल क्रीडेंशियल्स, उसे हम स्पाईवेयर कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेशनल पॉलिसी ऑन आईटी 2012 कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब आईटी और IITS, जो कि एनाबल्ड IT एनाबल्ड सर्विस होगा, प्रोवाइड एक्सेसिबल टू गवर्नमेंट सर्विसेज। उसके बाद की फोकस क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी, एक्सपैंडिंग ब्रॉड ब्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रूरल एरियाज, नर्चरिंग अ सिक्योर साइबर इकोसिस्टम। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 क्या होगा, replaced the older telecom policies to address the modern era of 5G and Internet of Things and artificial intelligence. Establishing a digital productive India, ensuring digital sovereignty, providing broadband for all with target speeds of up to 50 Mbps. ठीक है, चलिए अब देखिए, डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन एंड डिजिटल इंडिया मिशन 2015, यहाँ पर थ्री की विजन की यहाँ पर बात किया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विस डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। ये 3 इनिशिएटिव थे जो कब आया था, डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन एंड डिजिटल इंडिया मिशन के साथ। 9 पिलर्स क्या थे इनके, ब्रॉडबैंड हाईवेज, कनेक्टिंग रूरल एंड अर्बन एरियाज वाया भारत नेट। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम जो CAC का काम करे, और पोस्ट ऑफिसेज एज ए डिजिटल हब्स, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्रोसेसेस थ्रू टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ई क्रांति की बात किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स की यहाँ पर बात किया गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो क्या है, IT एक्ट है, ये क्या है, IT एक्ट है।
एनएक्टमेंट डेट कब आया था? 2000 में आया था। और ये कब इफेक्ट में आया था? अक्टूबर 17, 2000 में आया था। ठीक है। आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे 2008? सेक्शन 43A, सेक्शन 66A, सेक्शन 66E एंड सेक्शन 69। अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना, अगर आप तब देखोगे भी तब आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2000 में आईटी एक्ट जो है वो पास करवा दिया गया था, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एंड डिजिटल सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज, राइट। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो कि दे दिया गया। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में क्या हुआ कि कुछ साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो थे उसके लिए इसे रिवाइज किया गया। सेक्शन 34A के अंदर आप क्या देखोगे, इंट्रोड्यूस ए डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एंड कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटा। अब देखिए हम फेसबुक पर हो या इंस्टा पर हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें अपने डेटास को प्रोटेक्ट करना होता है ना। हमें अपने डेटास को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और अगर हम फेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो फेल कर गए, अगर हमारे डेटा प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो फेल कर रहा है। सेक्शन 66A क्या है, अ हाईली डेबिटेड सेक्शन डीलिंग विद पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस टू कम्युनिकेशन सर्विसेज, which has struck down by Supreme Court of India in 2015 for violating free speech। देखिए 66A में 2008 में ये कहा गया कि आप अगर कुछ ऐसा बोलोगे जो कि ऑफेंसिव होगा तो उसके लिए आपको सजा मिलेगा, लेकिन 2015 में फ्री स्पीच बोलकर इसे डाउन कर दिया गया। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के द्वारा। सेक्शन 66E में पनिशेस वायलेशंस फॉर प्राइवेसी, कैप्चरिंग और पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस विदाउट कंसेंट। 69 empowers central and state governments to intercept, monitor and decrypt digital information for national security। याद रहेगा? ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में क्या आया देखो, CERT in Indian Computer Emergency Response Team, the national nodal agency that responds to cybersecurity incidents, tracks vulnerabilities and issues of security alerts. Critical information infrastructure. The policy places a special emphasis on protecting sectors whose destruction would incapacitate national security और इकोनॉमी, है ना। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आता है। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में ये आता है। और क्या करते हैं, CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम वो क्रिएट करते हैं। द नेशनल नोडल एजेंसी रिस्पॉन्स टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, ट्रैक वल्नरेबिलिटीज एंड इश्यूज, सिक्योरिटी अलर्ट, जो क्या करते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट्स को बढ़ाते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग सेक्टर्स whose destruction would incapacitate national security और इकोनॉमी। ओके, याद रहेगा? ठीक है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म कब आया था? एनईपी में 2020 में आईसीटी को इंटीग्रेट करने के लिए जब बोला गया तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म जो है वो लेकर आना पड़ा। याद रहेगा? यस। CERT का इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। ओके, यस। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में आया। 2000 में आया हमारा आईटी एक्ट,
2008 में उसे एमिट किया गया, 2013 में हमने साइबर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को पाया, ठीक है। वहाँ पर हमें और दो चीज़ मिली जो क्या है CERT एंड CII, और 2015 में हमें क्या मिला, 2015 में भी कुछ था ना, हाँ, जो हमारे 2008 में बोला गया था कि अगर कुछ ऐसा बोलोगे, ऑफेंसिव मैसेज भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा, पनिशेबल होगा, उसे 2015 में हटाया गया सुप्रीम स्टेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर 2020 पर हमें नेशनल एजुकेशन डिजिटल फॉर्म जो है वो देखने को मिल रहा है, याद रहेगा। थैंक यू सो मच। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स जो है हमने वो लेकर आए हैं। अब देखिए बस टोपोलॉजी क्या है। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल कॉल्ड बैकबोन केबल, है ना। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, ये बैकबोन केबल है। ये क्या है, ये बैकबोन है, बैकबोन केबल हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बस टोपोलॉजी की तरह काम करते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, लो कॉस्ट होता है, रिक्वायर्स लेस केबल, आपको कम जो केबल है उसकी ज़रूरत पड़ेगा, है ना। अब देखिए बैकबोन केबल अगर फेल कर गया, अगर एक केबल फेल कर गया तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो स्टॉप हो जाता है। डेटा कॉलिशन जो है वो देखने को मिलता है और डिफिकल्ट होता है अगर फॉल्ट आता है किसी जगह पर, तो वहाँ पर ये डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। याद रहेगा, तो इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच, है ना। ये जो है ये यहाँ पर हब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 6, 5 यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। एडवांटेजेस अब देखो, इजीली ट्रबल शूटिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट इफेक्ट अदर, जो फेलियर होता है एक कंप्यूटर का वो अदर कंप्यूटर्स को क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते, है ना। क्योंकि देखिए ये एक केबल के साथ जुड़ा नहीं है, हर एक केबल एक अलग है। अगर किसी एक में भी फॉल्ट आएगा कंप्यूटर में तो आप उसे अलग से ट्रीट कर सकते हो, लेकिन पहला जो बस टोपोलॉजी था उस पर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, रिंग टोपोलॉजी क्या है, देखिए ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू अदर कंप्यूटर्स फॉर्मिंग अ सर्कल। हर एक कंप्यूटर दूसरे एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लेस कॉलिशन। फेलियर ऑफ वन नोड कैन अफेक्ट द नेटवर्क एंड डिफिकल्ट इन मेंटेनेंस। जब भी आप एक चीज से किसी कंप्यूटर को जोड़ दोगे ना तो उसे मेंटेन करना डिफिकल्टी होगा, है ना। एक ही तार से आप पूरे कंप्यूटर को जोड़ रहे हो, रिंग टोपोलॉजी की तरह रिंग बना रहे हो, तो एक ही केबल में अगर प्रॉब्लम आएगा दूसरे में भी तो आएगा। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर डिवाइसेस, इसे आप मेश टोपोलॉजी कर सकते हो। हाईली रिलायबल होता है, वेरी सिक्योर, नो सिंगल पॉइंट फेलियर, एक्सपेंसिव होता है, रिक्वायर्स मोर केबल्स, बट कब इस्तेमाल होता है, इंटरनेट बैकबोन, मिलिट्री नेटवर्क्स में। मेश कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वो एक ही कनेक्शन में जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक नोड जो है अलग है और आप एक कंप्यूटर को जिसके साथ भी चाहो उसे कनेक्ट कर सकते हो, तो उसे हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ट्री टोपोलॉजी, देखिए मेन एक कंप्यूटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको स्विच होगा और दूसरे सारे पीसीज होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक मेन कंप्यूटर है और ये बैकबोन है। उसके बाद देखिए यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है निकले हैं ब्रांच की तरह, है ना।
looking like a tree. It is looking how? Looking like a tree. याद रहेगा? Yes. हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सबको मिला दो और आप एक कंप्यूटर सेंटर खोल लो तो वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड टोपोलॉजी में आ जाएगा, है ना? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल जरूरत होती है, कॉस्ट लॉ होगा, रिलायबिलिटी भी कम होगा। स्टार में सेंट्रल हब होता है, कॉस्ट मीडियम है लेकिन रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है। रिंग में सर्कुलर कनेक्शन होता है, कॉस्ट मीडियम होता है, रिलायबिलिटी भी मीडियम होता है। मेस ऑल कनेक्टेड, कॉस्ट हाई बट वेरी हाई रिलायबिलिटी। ट्री हायरार्किकल, कॉस्ट मीडियम है लेकिन रिलायबिलिटी हम इसमें भी कर सकते हैं। हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है, कॉस्ट हाई होता है, रिलायबिलिटी भी हाई होता है। सो मेस, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी आर हाईली रिलायबल। ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू सो मच। जितने भी सारे हमारे स्लाइड्स थे अभी वो ख़त्म हो चुके हैं और आई होप कि आपको ये पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट कर दो ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों का क्लासेस जो है वो ले पाऊँ। और भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। इस बार का एग्ज़ाम हो जाने दो, जाओ जितने भी पढ़ा है वो रिवाइज करो और एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलते हैं बाद में दूसरी किसी वीडियो के साथ। एंड जय हिंद, जय भारत।